गठबंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। पीएम मोदी ने जिस ऐतिहासिक बिल को पास कराने का बीड़ा उठाया था, वो कामयाब हो गया। मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले बिल पास कराने से पहले दोनों सदनों में लंबी बहस हुई, वार पलटवार हुए, आरोप प्रत्यारोप लगे। इस बीच सबसे ज्यादा सियासत हुई ओबीसी पर। जो आपने बोला है और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। ओबीसी महिलाओं के लिए बिल में प्रावधान करने की मांग की आड़ में विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की। विपक्ष ने ओबीसी का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार कर ये जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि ओबीसी विरोधी असल में कौन है। लोकसभा में राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया तो राज्यसभा में मोर्चा संभाला बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने दावा किया कि बीजेपी ने ही भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं। नड्डा के बयान पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर नड्डा ने सफाई दी। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस और भैया, मैं कांग्रेस की बात। कांग्रेस दूसरा आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं। 27 मंत्री और हमारे एमपीज। मैं सर कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देवेगौड़ा जी हमारे हैं। हंगामा थमा तो लगे हाथ नड्डा ने आंकड़ों के जरिए ये भी बता दिया कि ओबीसी को लेकर बीजेपी की नीति और नीयत क्या है। आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो हैं उसमें 40% ओबीसी के हैं। दरअसल बुधवार को लोकसभा में बहस के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा था। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। अग्रीज। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से ही बीजेपी काउंटर अटैक करने में जुट गई है। क्या जो विधेयक आया था, जो बिल आया था महिलाओं के आरक्षण के लिए, उसमें क्या प्रावधान था जब कांग्रेस पार्टी ने लाई थी? तो घरियाली आंसू बहा रहे हैं, लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं कि हम सबसे अधिक ओबीसी के मानने वाले हैं। राजनीति कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तब आपका कहां चला गया था ओबीसी के प्रति प्रेम? 60 सालों तक आपको दिखा नहीं था। They were given reservation and they were allowed. दरअसल राहुल गांधी ओबीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस में लंबे समय तक ओबीसी समुदाय की अनदेखी की गई। Is another step. It's a big step. It is not a small step. कांग्रेस ने ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों के वोट से देश पर दशकों तक राज किया।
मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबाए रखने के भी आरोप कांग्रेस पर लगे हैं। कालेलकर की रिपोर्ट नेहरू जी के टाइम की कहां पड़ी हुई थी? मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, राजीव गांधी जी के टाइम पर कहां पड़ा हुआ था? क्या हुआ उसका? आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश का इतिहास बताता है कि यूपी में कांग्रेस ने केवल सवर्ण मुख्यमंत्री बनाए हैं। गैर कांग्रेस की सरकार में ही मुख्यमंत्री ओबीसी तबके के बने। बीजेपी ने अब तक 68 मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिनमें से 21 ओबीसी है। कांग्रेस ने आजादी के बाद से 250 मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिनमें से 43 ही ओबीसी है। दरअसल कांग्रेस इस समय अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की राजनीति पर खास जोर दे रही है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्षी खेमे के तमाम नेताओं ने भी महिला आरक्षण बिल के बहाने बीजेपी को ओबीसी विरोधी साबित करने की कोशिश की। हम लोग तो शुरू से चाहते हैं, आपको पता नहीं है, इसको तेजी से लागू करना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब SC/ST को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए। विपक्षी गठबंधन INDIA ने लोकसभा चुनाव 2024 में जातिगत जनगणना के मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को आक्रामक होने का मौका मिल गया। अब सवाल है कि बीजेपी और विपक्ष के लिए ओबीसी इतने अहम क्यों है? दरअसल ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2014 और 2019 में बीजेपी की जीत में ओबीसी वोट बैंक का अहम रोल रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 22% ओबीसी वोट मिले थे। वहीं 2019 में यह आंकड़ा 44% पहुंच गया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने ओबीसी समाज के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मसलन मेडिकल में ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक आयोग बनाया, राष्ट्रीय आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। इस आयोग की कानूनी हैसियत SC/ST आयोग के बराबर है। दरअसल वोट बैंक के लिहाज से देखें तो पिछड़े वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा करीब 44% है। लोकसभा या विधानसभा में 40 से 45% वोट पिछड़ों का है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी वोट निर्णायक है। मसलन MP में 230 में से 60 सीटें, छत्तीसगढ़ में 90 में से 25 सीटों पर ओबीसी वोटर्स निर्णायक हैं और राजस्थान में 200 में से 75 सीटें। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, ओबीसी वोटर्स को साधने में सबके सब जुटे हैं। INDIA गठबंधन के दूसरे नेता भी ओबीसी का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग भी इसी नजरिए से की जा रही है। देखना होगा कि ओबीसी वोट हासिल करने की इस जंग में कौन बाजी मारता है। टीम न्यूज नेशन। और आइए बात